दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, राइट। अब इसके इतिहास को अगर हम देखें, चीजें कहां से शुरू हुई, और अगर आप फिलिस्तीनियों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो इजराइल नाम का देश है ना, ये हमारे घर में इजराइल नाम का देश बनाया गया है और फोर्सफुली ये देश बनाया गया है। इजरायलियों को पूछेंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि ये हमारा बिब्लिकल होमलैंड है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्राचीन निवास स्थान है, इसी क्षेत्र में हमारे पूर्वज रहा करते थे। आज हम इजराइल की पूरी हिस्ट्री को देखने वाले हैं और 3 बड़े प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 जो है वो ये है कि व्हेन डिड द इनिशियल ज्यूइश माइग्रेशन टू इजराइल कमेंस। इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई और क्यों हुई, ये भी चीज हम समझेंगे। दूसरी चीज, what events led to the establishment of Israel before the official declaration in May 1948। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, उससे पहले कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, इसको हम समझने वाले हैं। एंड नंबर 3, ब्रिटिश राज और अरब पावर्स जो हैं, इनका यहां पर क्या रोल था, और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू कोर्स। इसका नाम है NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। ये आपकी स्टडीज को और ज्यादा मजबूत करेगा, इसको बूस्ट करेगा, लर्निंग कैपेसिटी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप इस कोर्स से सीख पाएंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप से मिल जाएगी, राइट। दोस्तों, डिस्कशन की शुरुआत जो है वो हम प्राचीन समय से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसको एक समय पर कनान कहा जाता था। ये क्या है वो भी हम समझेंगे। इजराइल शब्द जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है, यहूदी लोग जो हैं वो ये कहते हैं, उनका कल्चर ये कहता है कि ये नाम जो है ये ईश्वर ने ये नाम जेकब को दिया था। और जेकब कौन थे? ये अब्राहम जो हैं उनके ग्रैंड सन थे, उनके पोते थे। एंड आई एम श्योर आप जानते होंगे कि ये तीनों रिलीजियंस जो हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों को अब्राहमिक रिलीजियंस कहा जाता है। और इसी वजह से जो एक बहुत बड़ा जो एकॉर्ड हुआ ना, एक बहुत बड़ी डील हुई, एक एग्रीमेंट हुआ इजराइल और UAE, सूडान, दूसरे अलग अलग देशों के बीच में, तो इसको जो नाम दिया गया वो अब्राहमिक एकॉर्ड या फिर अब्राहम एकॉर्ड्स दिया गया। उसके पीछे भी रीज़न ये है क्योंकि ये तीनों रिलीजियंस जो हैं, उनकी ब्रांच जो हैं, उनके रूट्स जो हैं वो एक ही हैं, दैट इज अब्राहमिक रिलीजियंस। तो अब्राहम जो हैं, उनके पोते जेकब जो हैं, उनको भगवान ने ये नाम दिया इजराइल। कहा कि ये क्षेत्र जो है उसका नाम इजराइल होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये इजराइल जो देश है उसका नाम इजराइल हुआ, राइट। अब अब्राहम जो हैं, उनके डिसिडेंट्स यानी कि उनके जो वंशज थे वो इस क्षेत्र में रहते थे जिसका नाम था कनान। आज का ये जो मॉडर्न इजराइल और वेस्ट बैंक वाला पोर्शन जो है ना, इस एरिया को एक समय पर कनान कहा जाता था। अब कनान जो है उसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। पहले ये ग्रीक्स के हाथों में था, उसके बाद रोमन्स के हाथों में आया, पर्शियंस, क्रूसेडर्स, ये मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ। और मॉडर्न एरा में आते आते 19th सेंचुरी में जो ओटोमान सल्तनत है, उनका राज इस कनान क्षेत्र पर चलता था, राइट। ओटोमान एम्पायर जो है उसका एक प्रोविंस या फिर उसका एक स्टेट था कनान। अब मॉडर्न एरा की बात करें, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के समय काल की बात करें, तो जो यहूदी लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। आज का जो रशिया है, जर्मनी, UK, फ्रांस, पोलैंड, यूरोप के लगभग बहुत सारे अलग अलग देशों में। कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका में भी रहते थे, साउथ अमेरिका में भी रहते थे। यहूदी लोग जो हैं ये बहुत ही समृद्ध थे। जिन जिन देशों में वो रहते थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस, व्यापार, सारी चीज़ें करते थे और काफ़ी समृद्ध थे। अपने कल्चर में, अपने त्योहारों में वो मस्त रहते थे, बिजनेस करते थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे यहूदियों का पर्सिक्यूशन होने लगा, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स हैं। 1880s में इंपीरियल रशिया जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो जानबूझकर यहूदियों के खिलाफ की।
फ्रांस की बात करें तो 1894 में ड्रायफुस अफेयर इसको कहते हैं। तो ड्रायफुस अफेयर में बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो यहूदी सैनिक थे उन्होंने जानबूझकर जर्मनी के सोल्जर्स जो हैं उनको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस पास कर दी थी और इसकी वजह से फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें बाद में पता चली कि ये सारे गलत इल्ज़ाम थे, लेकिन एनीवेज ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहूदियों को फेस करनी पड़ी। और उस समय पर यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में एंटी सेमिटिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एंटी सेमिटिज्म का मतलब ये होता है कि यहूदियों को नफरत करना, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एंटी सेमिटिज्म। तो ये चीज जो है, ये एंटी सेमिटिज्म इतना ज्यादा फैलने लगा कि यहूदी लोग जो हैं अब ये चीज को फील करने लगे थे और उनको अब एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। और तब ये ख्याल आया कि इस पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए, एक देश ऐसा भी जो होना चाहिए जिसको हम हमारा होमलैंड कह सके, मातृभूमि जिसको कह सके। और तब से एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसको कहते हैं ज़ायोनिज्म। ज़ायोनिज्म का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश ए ज्यूइश होमलैंड। ये जो विचार है ना, इसको कहते हैं ज़ायोनिज्म। अब ज़ायोनिज्म की अगर हम बात करें तो 1896 में थियोडर हर्जल नाम के एक व्यक्ति, राइट, उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, इसका नाम है डेर जुदेनस्तात। ये आपकी स्क्रीन पर जो हैं ये हैं थियोडोर। तो थियोडोर का ये पैम्पलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। उन्होंने इसमें एक विजन दिखाया कि अगर कोई एक ज्यूइश नेशन बनेगा, यहूदियों के लिए अगर कोई एक मुल्क बनेगा तो वो मुल्क किस प्रकार का होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होगी, राइट? यहूदियों के लिए ये क्यों होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और ये पैम्पलेट इतना फेमस हो गया। और इसके बाद थियोडर हर्जल जो है वो इतने फेमस हुए कि आज इनको ज़ायोनिज्म का पॉलिटिकल फादर माना जाता है, थियोडर हर्जल को, राइट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। तो स्टार्टिंग के समय पर ये ज़ायोनिज्म का जो विचार है उसको स्प्रेड मीन्स जब ये बहुत ज़्यादा पक्का हो गया कि नहीं अब ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा हमें, तो युगांडा जो अफ्रीका का एक देश है, उसके आसपास का क्षेत्र, अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका का देश है, तो वहाँ पर क्या होमलैंड बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीन्स ये डिस्कशंस चल रही थी कि कहाँ पर हमारा होमलैंड बनाएंगे। फिर फोकस जो है वो पैलेस्टाइन पर आया। लोगों ने कहा कि ये तो हमारा बिब्लिकल होम है, ये तो हमारा प्राचीन घर है, यहाँ से ही तो हम आए हैं, हमारे फोर फादर्स और सारे लोग जो हैं हमारे पूर्वज यहाँ पर ही तो रहा करते थे। और हमारी जो होली साइट्स हैं जेरूसलम में, जो सिनेगोग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सबसे पवित्र हैं। इस पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जगह है तो ये पैलेस्टाइन वाला क्षेत्र है हमारे लिए। तो चलिए वहाँ पर ही हमारा एक होमलैंड जो है उसको क्रिएट करते हैं, वहीं पर हमारा इजराइल जो है वो हम बनाएंगे। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 जो है उससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई उसको समझ लेते हैं। धीरे धीरे क्योंकि एंटी सेमिटिज्म जो है एक तरफ ये चल रहा था, तो अब ज्यूइश लोग जो है वो धीरे धीरे पैलेस्टाइन जो है वहाँ पर माइग्रेट होने लगे। इसको कहते हैं अलिया। अलिया का मतलब होता है कि ये ज्यूइश लोगों का माइग्रेशन जो हुआ तो उसको अलिया कहते हैं। तो फर्स्ट अलिया जो है ये 1881 से 1903 के बीच में हुआ, राइट? और जब ये यहूदी लोग अलग अलग देशों से फिर यहाँ पर आने लगे पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में, जिनको आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तो इस क्षेत्र में जब वो सेटल होने लगे तो यहाँ पर खेती बाड़ी की ज़मीन जो है वो ख़रीदने लगे। और उस समय पर जो वहाँ के नेटिव पैलेस्टीनियंस थे तो उनके और यहूदियों के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा इश्यू जो है वो नहीं था, राइट? और ओटोमन एम्पायर जो है उसका ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, ये कनान वाला क्षेत्र। और यहाँ पर ओटोमन के सब्जेक्ट्स रहते थे, अरब्स रहते थे, मुस्लिम्स रहते थे। और यहाँ पर धर्म से ज़्यादा क्लैन और फैमिली आइडेंटिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। यहाँ पर एक चीज़ होती थी जिसको कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये हमारे देश में भी बहुत सारे क्षेत्रों में आपको पहले देखने को मिलती थी कि पूर्वजों की जो ज़मीन है, अब फैमिली जो है वो किसी दूसरे जगह पर माइग्रेट हो गया है, गांव में उनकी ज़मीन है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, राइट? या फिर पता भी होता था तो वो ज़मीन कोई काम की नहीं थी, तो इट वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो लंबे समय से आप अपने गांव नहीं गए हैं, गांव के साथ कनेक्शन ही टूट गया है, तो नए लोग जो गांव में आकर बसने लगे तो वो फिर उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करने लगे और वो ज़मीन जो है वो अब उनके कब्ज़े में आ गई। तो इस चीज़ को कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। तो जो उस ज़मीन को संभालता है, जो उसका मीन्स कब्ज़ा जिसके पास है, तो वही उसका मालिक। तो ये लोग जो है वो डायरेक्टली यहूदियों को ज़मीन बेचने लगे,
राइट। और ओटोमन ऑफिशियल्स जो हैं तो वहाँ पर ब्राइबरी और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, और जो लोकल लोग थे वो काफ़ी गरीब थे, इलिटरेट थे, तो उनकी उतनी कोई आवाज़ जो है वो उतनी बुलंद नहीं थी कि वो ओटोमन ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके, या फिर जो यहाँ पर इस प्रकार से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म में जो ज़मीनें बेची जाती थी तो उनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस समय पर। फिर जो नए सेटलर्स थे, ये जो यहूदी लोग यहाँ पर आने लगे, माइग्रेट हो रहे थे, तो वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे, वो इन लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे थे, राइट। वो ना तो अरेबिक भाषा बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, ज़रूरत पड़े उतनी ही, वरना अपने ही कल्चर में अपने ही लोगों के साथ वो बिजी रहते थे। धीरे धीरे अब लोगों को पता चलने लगा कि ये लोग जो हैं वो हमारे साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, जो ज़मीन हुआ करती थी, तो जो मालिक था ज़मीन का, राइट, तो वहाँ पर जो भी खेती बाड़ी के लोग मीन्स जो मज़दूर काम करते थे, जो नया मालिक भी अगर आ गया तो मज़दूर जो है वो तो उसी खेती में काम करेंगे, उसी ज़मीन पर काम करेंगे। जैसे आज कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो जो पुराना स्टाफ है वो कैरी ऑन ही होता है, राइट, वो पुराने स्टाफ को कंटिन्यूएशन में रखा जाता है। हर जगह पर नहीं, लेकिन जनरली यही चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा यहूदी लोग आने लगे तो फिर जो अरब के जो लेबर्स थे तो उनको हटाकर फिर यहूदियों के लेबर जो हैं, जो ज्यूइश लेबर हैं, वो इस नई खेती में काम करने लगे। और फिर धीरे धीरे जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, राइट, जो नेटिव्स थे, उनको पता चलने लगा कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथों से जा रही है। अब यहूदियों का ये नया जो शहर, नया जो टाउन था, वो कंपेयर टू जो नेटिव अरब्स थे उनके कंपैरिजन में काफ़ी सुपीरियर सिटीज़ और टाउन्स ये बनाने लगे। खेती बाड़ी को मैकेनाइज्ड कर दिया, इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने लगी, और उनके जो टाउन्स थे, सेटलमेंट्स थे, ये यूरोपियन स्टाइल बनने लगे, काफ़ी मॉडर्न उस समय के हिसाब से। और 1909 में तेल अवीव नाम का जो शहर है उसकी स्थापना हुई, और उसके आजू बाजू के जो अरब नेबरहुड देखेंगे तो वो बहुत ही पिछड़े हुए नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर तेल अवीव में काफ़ी नए नए घर, काफ़ी अच्छे मार्केट्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगी। और जो रोथस्चाइल्ड फैमिली, एक बहुत ही फेमस फैमिली था, यहूदी परिवार था, तो वो भी बहुत सारा फंड जो है वो प्रोवाइड करते थे ताकि होमलैंड में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। अब ये सारी चीज़ों की वजह से लोकल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे, उनको धीरे धीरे नफरत होने लगी, और उन्होंने ओटोमन ऑफिशियल्स को कंप्लेन भी की कि ये सारी चीज़ें, जो नए लोग आ रहे हैं, ये जो फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहूदी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारे हाथों से चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। लेकिन ब्राइबरी और ये सारी चीज़ें भी चल रही थी, और नए ऑर्डर्स भी पास किए गए, लेकिन ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। कुछ थोड़े बहुत रेवोल्यूशंस भी हुए। 1908 में यंग तुर्क्स रेवोल्यूशन भी हुआ। उसके बाद माइग्रेशन जो है तो उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय पर यहूदी लोग जो हैं वो दूसरे देशों से इंटरनेशनल सपोर्ट, अलग अलग किंगडम से भी सपोर्ट मांग रहे थे कि देखिए हमें ये पैलेस्टाइन वाला जो एरिया है यहाँ पर हमारा होमलैंड हमें बनाना है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जो है वो अब मिलने भी लगा था। उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ये बेल्फोर डिक्लेरेशन हो। और दोस्तों अभी तक की जो हमारी कहानी है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की कहानी है। एज यू कैन सी, बेल्फोर डिक्लेरेशन ये हुआ 1917 में, ये ब्रिटिश राज और यहूदियों के बीच में हुआ। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक वेल्थी ब्रिटिश ज्यू को एक पत्र लिखा, और इस पत्र में कहा कि हमें वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों की मदद चाहिए। ये पत्र लिखने वाले थे फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेल्फोर, और इस वजह से ही इसको बेल्फोर डिक्लेरेशन नाम दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि हम ज़ायोनिज़्म को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, राइट। इस पत्र में, ये पत्र जो है वो बेल्फोर ने लिखा था बैरन लियोनेल वोल्टर रोथस्चाइल्ड को, एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे, एक बहुत ही समृद्ध परिवार था ये। तो कहा कि हिज मैजेस्टी की जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो ज़ायोनिज़्म को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पैलेस्टाइन में आपका एक घर बने उसको हम सपोर्ट करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो पैलेस्टाइन के लोग जो हैं तो उनके भी सिविल राइट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी देखभाल की जानी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फिर ये बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो एक टेम्पलेट के तौर पर इसका इस्तेमाल होने लगा, और जो पैलेस्टीनियन लोग थे, जो लोकल लोग थे, तो उनके अधिकार जो हैं वो धीरे धीरे करके बैक बेंच में चले गए। और उसके बाद क्योंकि जो नेटिव लोग थे उनको उतना ज़्यादा यहाँ पर
इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, तो वहां पर एक राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पैदा हुई कि भाई ये जगह तो हमारी है, हमारा यहाँ पर राज होना चाहिए, ये बाहर के लोग आ रहे हैं, चीज़ों को खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद ली, बड़े टाउन्स बना लिए, ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं चलेगा, और ब्रिटिश हुकूमत जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो अब धीरे धीरे करके नफरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी। कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए जो यहूदियों का इन्फ्लुएंस जो है उसको ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये अलग अलग जो ग्रुप्स थे ये उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, उतना ज़्यादा तालमेल और फोकस भी नहीं था, कुछ अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर बन गए थे। अब धीरे धीरे करके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ने लगे, और कॉन्फ्लिक्ट जो है अब वायलेंस में तब्दील होने लगे। तो अब सिचुएशन जो है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब ब्रिटिश मैंडेट और वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओटोमान एम्पायर जो है ये विश्व युद्ध 1 में हार गया, और उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश के, ये पैलेस्टाइन जो है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 30 सालों तक बहुत सारे कमीशंस, वाइट पेपर्स और बहुत सारा वायलेंस भी यहाँ पर हुआ, और फाइनली ब्रिटिश ने क्या किया, 1947 में ये पैलेस्टाइन वाला प्रश्न जो है वो यूएन के हवाले कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और 1947 के बीच में क्या हुआ उसको हम समझ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे, और वो अटैक्स जो हैं वो भी स्टार्ट करने लगे। उन्होंने ज्यूइश सेटलमेंट्स पर अटैक्स किए, जो रेल रोड ट्रैक्स थे, सिविलियंस थे, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और अब जो अरेबिक लोग थे उनको पता चल गया कि भाई, अरबी लोगों को ये पता चला कि ये ब्रिटिश रूल जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको ज़ायोनिस्ट को या फिर यहूदियों को यहाँ से निकालना है तो पहले आपको ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल हो गया। तो एक तरफ आप समझ लीजिए अरब, दूसरी तरफ ब्रिटिश, और एक तरफ है ज्यूज़। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है वो अकेले पड़ गए। और फिर क्योंकि ये अटैक कर रहे थे, दोनों पर अटैक कर रहे थे, तो फिर ये दोनों मिलकर उनका कॉमन दुश्मन हो गए, ये लोकल लोग। ये जो लोकल इन द सेंस कि ये जो इनके खिलाफ जो एक चढ़ाई कर रहे थे या फिर इन पर अटैक कर रहे थे, तो अब इनके ये कॉमन एनिमी बन गए। ये समय में मीन्स क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी एक कंट्रीब्यूशन रहा यहूदियों का, और जो ब्रिटिश फौज हैं तो उनके साथ यहूदियों के यंगस्टर्स या फिर यहूदियों की फ़ौज जो हैं तो उन्होंने ब्रिटिश फ़ौज के साथ मिलकर काम किया था। तो वो काफ़ी मॉडर्न हो गया, राइट। उनके पास खुद का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट हो गया, खुद की मिलिट्री जो है वो काफ़ी एक ताकतवर मिलिट्री जो है वो हो गई। और कुछ ऐसे मॉडरेट ज्यूज़ थे, कुछ ऐसे यहूदी लोग थे जो कहते थे कि भाई जो अरब लोग हैं उनके भी अधिकार के बारे में हमें सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ज्यूइश कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि इतने अटैक्स हुए थे ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से वो कह रहे थे कि अब ये मॉडरेट ज्यूज़ थे ना, वो बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया, उनकी आवाज़ जो है वो अब लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और अब राइवलरी जो है वो धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच गई, और उसके बाद 2 राइवल अरब फैक्शंस भी बन गए। एक था ग्रांड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम मोहम्मद अमीन अल हुसैनी, और दूसरा एक परिवार था जिसका नाम था नाशाशिबी परिवार, राइट। तो ये 2 फैक्शंस बन गए अरब्स के। तो इनके बीच में भी उतना कोई खास तालमेल नहीं था, ये पॉलिटिकल राइवलरी और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर चल रही थी। 1919 में एक पैक्ट भी हुआ, लेकिन ये उसके बाद फेल हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट हुआ, एज यू नो, कि हिटलर ने जिस प्रकार से यहूदियों की हत्या की, तो दुनिया के अलग अलग देश जो हैं और अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहूदियों के प्रति एक सिंपथी रख रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ यहूदी काम करते थे, तो उनकी जो मिलिट्री थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई। 1936 से लेकर 38 के बीच में पैलेस्टाइन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खून बहा, राइट। और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो ज्यूज़ और ब्रिटिश पर अटैक्स करते थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर छोटे बड़े वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर पूरे गांव को पनिशमेंट दी जाती थी। अगर गांव के कुछ लोग जो हैं वो ब्रिटिश या फिर ज्यूज़ पर अटैक करते थे तो पूरे गांव को पनिशमेंट दी जाती थी, और इसमें ब्रिटेन और ज्यूज़ जो हैं वो मिलकर ये गांव के लोग जो हैं उनको सज़ा देते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लैक हैंड नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना हुई, और ये ब्लैक हैंड के जो लीडर थे, फाउंडर थे, उनका नाम था इज़्ज़ेदिन अल कस्साम। अब देखिए, अभी जो हमास है ना, आज का हमास, उसका जो मिलिट्री विंग है उसका नाम है अल कस्साम ब्रिगेड,
तो देखिए उनका मीन्स वो ये अल कसाम नाम जो है वो ये इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम से ही आया है। और मीन्स एज यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन अब ये हो चुकी है, एक पुराना कनेक्शन है इनका। तो ये ब्लैक हैंड जो हैं तो वो पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ने लगे, वो ब्रिटिश और ज्यूज़ के खिलाफ लड़ने लगे, और यहाँ पर ग्रेट रिबेलियन जो है उसकी भी शुरुआत हो गई। उसके बाद एक पील कमीशन आता है, और पील कमीशन ने ये एक प्रपोजल दिया कि यहाँ पर पार्टीशन होना चाहिए, राइट। एरियाज जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, एक यहूदियों का एरिया, एक अरेबिक लोगों का एरिया, तो अरबी लोगों का एरिया, तो इस प्रकार से डिवीजन किया जा सकता है। यहाँ पर ज्यू लोग जो हैं, ज्यूइश लोग जो हैं वो नेगोशिएशंस में अपनी टर्म्स रखने लगे, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो हैं उन्होंने इस प्रपोजल को बॉयकॉट किया। मई 1939 में एक ब्रिटिश वाइट पेपर आया, और ये ब्रिटिश वाइट पेपर जो हैं ये पैलेस्टीनियंस के हित में था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ये पैलेस्टीनियंस जो हैं वो मिस कर गए, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है वो डिवाइडेड हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग ब्रांचेस हुआ करती थी, तो इनमें फोकस और यूनिटी नहीं थी, इसकी वजह से ये 1939 वाली अपॉर्चुनिटी वो मिस कर गए। अब ब्रिटेन की स्ट्रेटजी जो हमारे यहाँ पर हुई, जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान बना, और फिर कश्मीर वाला जो टॉपिक है वो ऐसा ही वो छोड़कर चले गए, तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर की, राइट। यहाँ पर बहुत सारा इश्यू जब होने लगा तो 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये प्रश्न जो हैं ये यूएन संभालेगा, यूनाइटेड नेशन में इस चीज़ को सॉल्व किया जाना चाहिए। अब यूएन रेजोल्यूशन और युद्ध की बात करते हैं। यहूदी लोग जो हैं दे वर डिटरमिन्ड कि भाई हम तो लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी, हमें तो ये अलग से हमारा देश जो है वो चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि अब ये बहुत ही ताकतवर हो गए थे, और माइनॉरिटी होने के बावजूद भी जब भी कहीं पर भी वायलेंस होता था तो जीत जो है वो यहूदियों लोगों की हुआ करती थी। उसके पीछे भी रीजंस, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलिट्री वाइज वो स्ट्रॉन्ग थे, मेडिकल ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। छोटी छोटी चोट जो हुआ करती थी तो इसमें क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो पैलेस्टीनियन जो हैं ये छोटी जो चोट है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैटर हो जाती थी। ये कि बहुत एक लंबे समय तक ये सिम्टम्स चलते रहते थे क्योंकि मेडिकल केयर नहीं थी, और बड़ी बड़ी चोटें जो हैं क्योंकि मेडिकल केयर थी तो यहूदी लोग जो हैं वो फटाफट ठीक हो जाते थे। तो ऐसे बैकग्राउंड में बहुत सारे इश्यूज मीन्स बहुत लेयर्स पर यहूदी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए थे। तो अब ये एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ पर बन गई थी। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं इयन ब्लैक, उन्होंने एक किताब लिखी है एनिमीज़ एंड नेबर्स, और इसमें उन्होंने ज़ायोनिस्ट यानी कि जो यहूदी मिलिट्री है उसके बारे में कहा है। इस ग्रुप का नाम है हेगना। तो उनके बारे में कहा कि हेगना ने कहा था कि जो हिब्रू के डिफेंडर्स हैं, जो ज्यूइश सेटलर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, और अगर उनका खून यहाँ पर बहा है तो हम कभी भी इस क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन में ये वोट आया कि पैलेस्टाइन जो है इसको डिवाइड किया जाए, एक ज्यूइश स्टेट बने और एक अरब स्टेट बने, और जेरूसलम जो है उसको यूनाइटेड नेशन कंट्रोल करेगा। ज्यूइश स्टेट जो है इसमें 55% जितनी जो ज़मीन है इसमें नेगीव डेजर्ट जो है वो भी यहूदियों का रहेगा, और इसमें पॉपुलेशन जो है तो 5 लाख यहूदी होंगे और 4 लाख अरबी लोग यहाँ पर रहेंगे ज्यूइश स्टेट में, ये तय किया गया। दूसरी तरफ जो दूसरा स्टेट है इसका नाम है अरब स्टेट, तो बाकी की जो 44% जितनी ज़मीन है वो इनको दी जाएगी, और इसमें 10,000 जितने यहूदी रहेंगे, बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पर अरबी होंगे, राइट। और वेस्ट बैंक और गाज़ा नाम का जो क्षेत्र है, गाज़ा वाला एरिया जो है वो अरबी लोगों का रहेगा, जो आज भी उनके पास ही है, राइट। और बाकी का जो राज्य है वो इजराइल के पास है, यहूदियों के पास है। अब पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इस यूएन रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने लगे, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, दे वर आउटरेज्ड। और ये सारे इश्यूज़ में फिर फाइनली इजराइल ने यह तय किया, यहूदियों ने यह तय किया कि भाई छोड़ो इन सारी चीज़ों को, हम एक नए देश की स्थापना करते हैं। 14 मई 1948 को उन्होंने इजराइल एज ए इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर दिया कि ये क्षेत्र अब हमारा है। सिविल वॉर की शुरुआत हुई और बहुत बड़ी मात्रा में जो पैलेस्टीनियंस थे उनको यहाँ से निकाला गया, और फिर इजराइल की स्थापना हुई। और इस इजराइल की स्थापना को पैलेस्टीनियंस जो हैं इसको कहते हैं नकबा, कैटास्ट्रोफे, राइट। कि इजराइल की स्थापना पैलेस्टीनियंस के लिए एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी है। और इजराइल ने जैसे ही इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो आजू बाजू के जो अरेबिक देश हैं उन्होंने इस पर अटैक किया, जैसे कि इजिप्ट हैं, जॉर्डन,
सीरिया, राइट, और उनको सपोर्ट करने वाले दूसरे ऐसे अरबी देश थे। तो यूएसए की मदद से इजराइल ने इन सारे देशों को हरा दिया और फिर एक नई ट्रीटी हुई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अरब इजरायली युद्ध हुए, हम सब जानते हैं, राइट। 6 डे वॉर हुआ, उसके बाद भी योम किपुर वाला युद्ध हुआ, और ये सारे अलग अलग युद्ध में इजराइल ने बहुत बड़ी टेरिटरीज जो हैं वो अपने कंट्रोल में ले ली। आज की बात करें, 2023 की बात करें, तो 139 देश जो हैं वो पैलेस्टाइन को स्वीकृति देते हैं, 165 देश जो हैं वो इजराइल को स्वीकृति देते हैं, और ये जो गाज़ा और वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है ये इजराइल के मिलिट्री कंट्रोल में है। ठीक है, आज की रियलिटी ये है। वैसे ये टॉपिक जो है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हुए, राइट, प्राचीन काल से लेकर आज 2023 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी माइलस्टोन्स रहे हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ आपके सामने रखने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर कि आज की इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज प्रशांत मावनी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट यू कैन वॉच माई लेक्चर्स ऑन स्टडी ग्लोस एज वेल एज क्यूरियसली एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है इट विल हेल्प यू अ लॉट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। आप जो अलग अलग इसके जो टॉपिक्स हैं, राइट, ये सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। एंड याद रखिए, जो कोर्स के डिज़ाइनर हैं डॉक्टर मयूरिका दास, 1.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है उनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो वो अपना जो भी अनुभव है, अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, सारी चीज़ों का निचोड़ जो है वो आपको इस कोर्स में दे रहे हैं। So it will help you a lot. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.